हमारी सालगिरह वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक ऐसी बात कह दी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, मैं अपने पहले प्यार के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। बस फिर क्या था। हमारी ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई कि डाइनिंग टेबल तक डर गई। डॉक्टर ने कहा था उसकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। अगर अभी बच्चा नहीं हुआ तो बाद में शायद मौका ही ना मिले। और वैसे भी हम सिर्फ आईवीएफ करवाएंगे। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं उसके साथ सोने नहीं वाली। मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूं। मैं सन्न रह गया। आखिर तुम्हें दिक्कत किस बात की है? मैंने अपनी जेब में रखा सगाई का छल्ला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे निचोड़ कर रख दिया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि निंग बिंग इतनी अजीब बात इतनी सामान्य आवाज में कैसे कह सकती है। निंग बिंग, हम 7 साल से साथ हैं। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? मैंने अपनी आखिरी बची हुई इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की कंपी और दर्द सब कुछ बता रहे थे। निंगबिंग अचानक गुस्से में खड़ी हो गई। उसने उंगली मेरी तरफ तान दी। तुम्हें सिर्फ अपनी मर्दानगी और अपने ईगो की चिंता है। कभी मेरी भावनाओं के बारे में भी सोचा है? इतना कहकर उसने पूरी डाइनिंग टेबल ही पलट दी। बेचारी स्टेक प्लेट से उड़ती हुई ऐसे गिरी जैसे उसे भी इस रिश्ते से भरोसा उठ गया हो। उसी समय मेज पर रखा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर आईडी पर साफ लिखा था, हबी। मेरा दिमाग वहीं हैंग हो गया। निंग बिंग ने भी देख लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से फोन उठाया और तुरंत साइलेंट कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा। बस एक उम्मीद थी वह कोई सफाई दे दे, झूठ ही बोल दे। लेकिन उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आज रात घर नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। बस इतना कहकर चली गई। एक भी वजह नहीं, एक भी सफाई नहीं। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही मेरे 7 साल जैसे कानों में गूंजने लगे। कॉलेज के दिनों से लेकर नौकरी तक अगर किसी चीज ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया था तो वह था निंगबिंग की पीठ। क्योंकि वह हमेशा मुझे छोड़कर जाती हुई ही दिखाई देती थी। कॉलेज में निंगबिंग पूरे कैंपस की मशहूर ब्यूटी थी। लोग उसे आइस क्वीन कहते थे। इतनी ठंडी कि लड़के दूर से ही पिघल जाते थे। पास आने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। मुझे तो वह कभी देखती तक नहीं थी। फिर न जाने किस ग्रह नक्षत्र की कृपा हुई कि उसी लड़की ने एक दिन खुद मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। मैं तो खुशी के मारे दिमाग घर पर ही भूल आया था। रिश्ता शुरू हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसके लायक नहीं हूं। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया। हर छोटी बड़ी बात में उसका ख्याल रखा, बस इस उम्मीद में कि कभी तो वह दिल से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखेगी। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद उसका दिल बदल गया होगा, लेकिन आज समझ आया उसका दिल कभी मेरे पास था ही नहीं। मैंने खाने से भरी मेज की तरफ देखा। इतना शानदार खाना था, लेकिन उस समय मैगी भी सामने रख देते तो स्वाद एक जैसा ही लगता। दिल इतना भारी था कि मैं बालकनी में जाकर सिगरेट जलाने लगा। तभी मेरी नजर नीचे गई। निंगबिंग अभी तक गई नहीं थी। वह विला के बाहर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। लग रहा था किसी का इंतजार कर रही है। तभी उसकी आवाज सुनाई दी, आहो, तुम हिम्मत मत हारना, मैं अभी अस्पताल आ रही हूं। शू यान माने या ना माने उससे मुझे क्या। ये मेरा शरीर है, फैसला मैं करूंगी। वो होता कौन है मुझे रोकने वाला? कुछ ही देर में एक कार आकर रुकी। निंगबिंग लगभग भागती हुई उसमें बैठ गई। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह चिंता मेरे लिए नहीं थी। मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। सामने एक थका हुआ टूटा हुआ आदमी खड़ा था। करियर में मैंने खूब तरक्की की थी, लेकिन प्यार, वह तो जैसे धुंध में रास्ता खोजने जैसा निकला। मैंने जिंदगी से क्या मांगा था? बस एक सामान्य शादी, एक ऐसा इंसान जो मुझे सच में चाहे। लेकिन निंगबिंग के दिल में तो सिर्फ उसका पहला प्यार रहता था, इतना कि वह उसके लिए बच्चा पैदा करने को भी तैयार थी। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। अगर वह इतनी बेहुदा हरकत कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने मोबाइल निकाला। नोट्स में बहुत पुराना एक ईमेल पता पड़ा था। 10 साल से जिसे कभी छुआ तक नहीं था। मैंने लिख भेजा, तुमने जो बात सालों पहले कही थी, क्या वह आज भी सच है? अगर 28 साल की उम्र तक मैं कुंवारा रहा और तुम भी अकेली रही, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हारी हिम्मत है वापस देश आने की? मैंने बिना सोचे भेज दिया। भेजने के बाद खुद ही हंस पड़ा। क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूं मैं? 10 साल से कोई संपर्क नहीं। हो सकता है वो मुझे पहचानती भी ना हो, लेकिन अगले ही पल फोन की स्क्रीन चमकी। ईमेल का जवाब आ चुका था। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, हिम्मत है। बस एक शब्द।
लेकिन उसे पढ़ते ही मेरी सांसें अटक गईं। वह सचमुच वही पुरानी लिन म्याऊं म्याऊं थी, सीधी, तेज। जो सोचती थी वही कहती थी। हम बचपन के दोस्त थे, हर बात पर लड़ते थे, ऐसी लड़ाई कि मोहल्ले वालों को मुफ्त का मनोरंजन मिल जाता था। धीरे धीरे दोस्ती कब पसंद में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और कुछ ही समय बाद उसका पूरा परिवार विदेश चला गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह आज तक उस पुराने वादे को याद रखेगी। तभी मेरा फोन फिर बजा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। यान, मैं 1 महीने बाद वापस आ रही हूं, सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलना। अगर मुकर गए ना तो बचपन वाली सारी पिटाई ब्याज समेत वापस कर दूंगी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हीरे की अंगूठी, गाड़ी, दहेज, धूमधाम वाली सगाई? मैंने एक सांस में पूरी लिस्ट सुना दी। आखिर 7 साल से मैं शादी की तैयारी कर रहा था, सब कुछ पहले से खरीद रखा था। लेकिन निंग बिंग हर बार यही कहती, बाद में देखेंगे, और मेरी सारी तैयारियां धूल खाती रह जाती। मगर लिन म्याओ म्याओ ने बिना एक सेकंड लगाए साफ मना कर दिया। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वह हल्की सी हंसी। तुम तो जानते ही हो, मैं बचपन से जिद्दी हूं। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, पूरे के पूरे, दिल भी और जान भी। मैं पूरी तरह सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं, बस नाम की शादी नहीं, दिल से। क्या तुम भी ऐसा कर पाओगी? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी छोटी सी तानाशाह को मैं अच्छी तरह जानता हूं। उधर से तुरंत आवाज आई, जरा रुको, अभी तुमने मुझे क्या कहा? मैं हंस पड़ा। अरे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरी होने वाली बीवी। जब शादी करनी ही थी तो आधे अधूरे मन से क्यों करता? मैं उसे वो सब देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। इतने में वीचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम के नीचे लिखा था, तुम्हारी वाइफ आ गई है। ये पढ़ते ही मेरे होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, अलविदा निंग बिंग, तुम किसी और के लिए बच्चा पैदा करो और मैं किसी और से शादी कर लेता हूं। हिसाब बराबर, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। पूरा एक हफ्ता बीत गया। निंग बिंग एक बार भी घर नहीं लौटी। ना उसने मुझे फोन किया, ना रात में वापस आई। अगर पहले वाली बात होती तो मैं अब तक पागलों की तरह अस्पताल के चक्कर लगा रहा होता, शायद उसके वार्ड में जाकर तमाशा भी कर चुका होता। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप अपना सामान पैक किया। फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन लिख दी, अगर रिश्ता चल सके तो साथ रहो, नहीं तो सम्मान से अलग हो जाओ। जिन दोस्तों को पता था कि मैं जल्द ही प्रपोज करने वाला हूं, उन्होंने तुरंत मैसेज करना शुरू कर दिया। अरे भाई, तूने तो अंगूठी भी खरीद ली थी, ये अचानक ऐसा स्टेटस क्यों? क्या अब शादी नहीं करेगा? मैंने खुद पर हंसते हुए जवाब दिया, दिल मगर भीतर से भारी था। वो अंगूठी मैंने खुद डिजाइन की थी। पूरे 6 महीने तक नीलामियों के चक्कर काटकर 10 बेदागा गुलाबी हीरे जुटाए थे। उनके बीच 5 कैरेट का बड़ा हीरा लगाया था, जो मेरे पूरे दिल से किए गए प्यार का प्रतीक था। लेकिन जब मैं अपना सब कुछ इस रिश्ते में झोंक रहा था, उसी समय निंग बिंग क्या कर रही थी? वह किसी दूसरे आदमी की चिंता में रातें काट रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अगर किसी औरत का दिल कभी मेरे लिए धड़क ही नहीं सकता, तो मैं भी अब उससे प्यार करने की जिद नहीं करूंगा। उस शाम दोस्तों के साथ खाना खाते हुए मैंने साफ साफ कह दिया, शादी तो होगी, लेकिन दुल्हन निंग बिंग नहीं होगी। कुछ सेकंड के लिए पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। फिर ऐसा ठाका लगा कि वेटर भी पलट कर देखने लगा। एक दोस्त हंसते हंसते बोला, भाई तू तो निंग बिंग के लिए जान देने को तैयार रहता था, और अब कह रहा है कि प्यार ही खत्म हो गया। दूसरा बोला, हाँ हाँ, हमें भी अप्रैल फूल बना दे। तीसरा बोला, इतने सालों में कितनी बार तू शराब पीकर रोया है और मैडम का एक मैसेज आते ही पूंछ हिलाते हुए वापस भाग जाता था। अब कह रहा है प्यार खत्म। मैंने किसी से बहस नहीं की, क्योंकि सच शब्दों से नहीं, समय से साबित होता है। उन्हें भी जल्दी समझ आ जाएगा कि इस बार मैं सचमुच फैसला कर चुका हूं। रात को जब घर पहुंचा तो देखा घर की लाइट जल रही थी। निंग बिंग वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बिना मेकअप के चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। निंग बिंग अपने रूप रंग को लेकर हमेशा बेहद सजग रहती थी। घर से निकलने से पहले ऐसा तैयार होती थी जैसे फैशन शो में जा रही हो। उसे इस हालत में देखना बेहद असामान्य था। मैं उसके थोड़ा पास गया, तभी तेज अस्पताल वाली दवाई और डिसइंफेक्टेंट की गंध आई। समझते देर नहीं लगी। वह कई दिनों से अस्पताल में उसी आदमी की सेवा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने कोई सफाई नहीं दी, उल्टा पूछताछ शुरू कर दी। कहाँ थे तुम? फोन तक नहीं उठाया। आजकल बड़े तेवर आ गए हैं, हाँ? मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। लो जी, पुराना एपिसोड फिर शुरू।
जब भी निंगबिंग को अपनी गलती महसूस होती थी, वो कोई नई गलती मेरी ढूंढ लेती थी। फिर पूरा इल्ज़ाम मेरे सिर डाल देती और इंतज़ार करती कि मैं बेचारा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूं। लेकिन इस बार मैं बस उसे शांत नज़रों से देखता रहा। निंगबिंग का दिल एक पल को बैठ गया। उसे महसूस हुआ मेरे सामने खड़ा आदमी पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो बदल गया है। लेकिन क्या? वह समझ नहीं पा रही थी। हालांकि इस समय उसके पास ये सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। उसके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी कोई और था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अहो कि कुछ दिन पहले सर्जरी हुई है। वह अभी बहुत कमज़ोर है। मैंने तय किया है कि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दूं। मैंने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है। निंगबिंग हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि पहले की तरह लंबी बहस होगी, उसे मुझे मनाने में घंटों लगेंगे। लेकिन आज मैंने बिना एक शब्द बोले हामी भर दी। वह थोड़ी झिझक कर बोली, वीआईपी वार्ड का खर्च 30,000 युआन रोज का है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने सिर भी नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे मन में अब एक बात बिल्कुल साफ थी। हम अभी पति पत्नी नहीं थे, इसलिए निंगबिंग अपने पैसे कहाँ खर्च करती है, उसमें दखल देने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। निंगबिंग एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। महीने के मुश्किल से 4-5 हजार युआन कमाती थी। घर का लगभग सारा खर्च मैं उठाता था। इस वजह से वो कुछ पैसे बचा पाई थी। लेकिन मन ही मन में यही सोच रहा था, उसकी बचत आखिर उस वीआईपी वार्ड का खर्च कितने दिनों तक झेल पाएगी। और न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास लगातार जन्म ले रहा था। निंगबिंग के दिल में फिर वही अजीब सी कसक उठी। लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मिशन पर था, ऑपरेशन लिंग जिहाओ को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो। इतनी भागदौड़ में उसके पास अपने मन की उलझनों पर सोचने का समय ही नहीं था। एक और हफ्ता बीत गया। तय समय पर मैं अस्पताल पहुंचा। निंगबिंग ऐसे सीधे उसी वार्ड की तरफ बढ़ी जैसे वहां का रास्ता उसके पैरों ने याद कर लिया हो। कमरे के अंदर लिंग जिहाओ आराम से बिस्तर पर टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने निंगबिंग को देखा, उसकी एक्टिंग ऑन हो गई। चेहरा ऐसे बना लिया जैसे अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी पर टूटा हो। निंगबिंग, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। निंगबिंग तुरंत घबरा गई। अरे, मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना, फिर उठकर क्यों बैठ गए? लिंग जिहाओ ने मासूम बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, सुबह आंख खुली तो तुम दिखाई नहीं दी। मैं इतना परेशान हो गया कि आराम भी नहीं कर पाया। कुछ खाने का भी मन नहीं किया। निंगबिंग ने बेबस होकर लंबी सांस ली, फिर प्यार से अपना टिफिन खोला और उसे एक एक चम्मच करके खाना खिलाने लगी। तुम भी ना, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वीआईपी वार्ड दिला दिया। अब कम से कम मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। दोनों इतने करीब बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे नई नई शादी करके सीधे अस्पताल में हनीमून मनाने आ गए हों। और मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा ये पूरा दृश्य देख रहा था। न मैंने कुछ कहा, न कोई तमाशा किया। तभी चीफ डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का देकर कहा, अगर मरीज से आपका कोई काम नहीं है तो कृपया दरवाजा मत रोकिए। तभी निंगबिंग ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर वो एकदम झेंप गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उल्टा शांति से एक तरफ हट गया ताकि डॉक्टर अंदर जा सके। मेरे इस शांत व्यवहार ने निंगबिंग को हैरान कर दिया। उसे उम्मीद थी कि मैं अभी कोई बड़ा ड्रामा करूंगा। लेकिन तभी लिंग जिहाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, चेहरा फिर से बेचारे मोड़ में डालते हुए बोला, निंगबिंग, मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है। बस। निंगबिंग की सारी सोच विचार वहीं खत्म। उसे लगा शायद मैं आखिरकार समझदार बन गया हूं और उसके हिसाब से यही सबसे अच्छा था। तभी लिंग जिहाओ ने पहली बार मेरी तरफ देखा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, सीओशु। इन सारे सालों तक निंगबिंग का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए इतना महंगा वीआईपी वार्ड बुक करवाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके हर शब्द में ताना टपक रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि निंगबिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर भी वह ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल उसके लिए करता रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। वह और भी उत्साहित हो गया। आप जानते हैं, कॉलेज के समय निंगबिंग और मेरा रिश्ता बहुत खास था। वे बहुत वफादार और भावुक लड़की है, इसीलिए आज भी मेरी इतनी मदद कर रही है। उम्मीद है आप इसे समझेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ भाई, अब तो बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। वैसे भी मैं किसी और से शादी करने वाला था, इसलिए निंगबिंग अब क्या करती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। शायद मेरी शांति देखकर लिंग जिहाओ का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भौहें चढ़ाईं और भी शेखी बघारने लगा। कुछ दिन पहले मेरी सर्जरी हुई थी।
चलना फिरना भी मुश्किल था। अच्छा हुआ निंगबिंग हर समय मेरी देखभाल करती रही। वह खुद मेरे शरीर को स्पंज बांध देती है, अपने हाथों से मेरे लिए सूप बनाती है, और जब भी मुझे दर्द होता है वह रोने लगती है। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। सीओशु, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत आदर्श लड़की है। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ अपने आप मुट्ठियों में बदल गए। अगर वह सबके सामने इतनी बेहयाई से बोल सकता है तो अकेले में दोनों ने क्या क्या किया होगा, यह सोचकर ही सीने में आग लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर ऊपर से ताली भी बजा दी हो। निंगबिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, अरे ओ, तो बस मजाक कर रहा है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। वह हमेशा लोगों को छेड़ता रहता है। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। लेकिन यह कहते समय उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सिर झुका लिया और अपने हाथ किसी बेकार के काम में उलझा लिए। 7 साल साथ रहने के बाद मैं उसकी एक एक आदत पहचानता था। जब भी वह झूठ बोलती, उसके हाथ अचानक बहुत बिजी हो जाते थे। कभी कपड़े ठीक करती, कभी डिब्बा बंद करती, कभी कुछ उठाती। बस मेरी आंखों में नहीं देखती। कुछ देर बाद उसने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, चलो वीआईपी वार्ड की फीस जमा कर देते हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। इतनी लंबी कहानी सुनाने का असली क्लाइमेक्स तो अब आया था। आखिरकार उसकी नज़र में मैं वही पुराना एटीएम मशीन था जिसका काम था प्यार कम मिले, बिल ज्यादा मिले। अगर उसे सच में मेरी जरा भी परवाह होती तो क्या वह मेरी मौजूदगी में मुझे इस तरह अपमानित होने देती। लेकिन अब मुझे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस पल निंग बिंग ने कहा था कि वह लिंग जिहाओ के लिए बच्चा पैदा करना चाहती है, उसी पल मेरे लिए हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। निंग बिंग मेरी तरफ मुस्कुराई। बिना कुछ देखे उसने कार्ड स्वाइप कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने मेरा नहीं, अपना ही सैलरी वाला कार्ड निकालकर पेमेंट कर दी है। मैंने मन ही मन सोचा, वाह मैडम, प्यार में इंसान अंधा होता है। ये तो सुना था, लेकिन कार्ड भी बिना देखे स्वाइप कर देगा, ये पहली बार देखा। इसके बाद लिंग जिहाओ को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया। पूरे समय निंगबिंग उसकी परछाई बनकर उसके साथ रही। जब तक वह आराम से बिस्तर पर लेट नहीं गया, मैडम ने चैन की सांस नहीं ली। थोड़ी देर बाद मेडिकल स्टाफ वीआईपी वार्ड का खाना लेकर आया। लिंग जिहाओ ने 2-4 कौर खाए, फिर नखरे दिखाते हुए चम्मच रख दी। पहले उसने मुझे देखा, ऐसी मुस्कान दी जैसे कह रहा हो, देख भाई, मैच तो मैं ही जीतूंगा। फिर उसने गला भरकर निंग बिंग से कहा, निंग, याद है जब हम पहली बार साथ आए थे, तब तुम खुद रसोई में जाकर मेरे लिए बीफ बोन सूप बनाया करती थी। पता नहीं इस जिंदगी में मुझे फिर कभी वो सूप नसीब होगा भी या नहीं। इतना कहते ही उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे अभी बैकग्राउंड में दुख भरा गाना बजने वाला हो। निंग बिंग तुरंत घबरा गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। वह धीरे से बोली, कितने दिनों के लिए जाओगे? क्या मैं तुम्हारे कपड़े रख दूं? उसकी अचानक आई इस नरमी ने मुझे खुश करने के बजाय और ज्यादा असहज कर दिया। मैं कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई, कुछ देर सुना, फिर भौंहें सिकोड़कर स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से लिंग जिहाओ की आवाज आई, सीओ शू, मैं लिंग जिहाओ बोल रहा हूं। आज अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने शायद कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आपको बुरा लगा हो। उम्मीद है आप उन्हें दिल पर नहीं लेंगे। अभी डॉक्टर ने बताया है कि मेरी हालत फिर बिगड़ गई है। मुझे पता है निंगबिंग के साथ बच्चा पैदा करने वाली बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन हम सिर्फ आईवीएफ करवाएंगे। हमारे बीच और कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। उसकी आवाज़ रोने जैसी हो गई, लेकिन मैं मन ही मन हंस पड़ा। वाह रे कलाकार, जब मैं अस्पताल में सामने खड़ा था तब इतनी मासूम बातें याद नहीं आई। तब तो बस ताने मारने और जलाने में मजा आ रहा था। अब फोन पर बेचारा बन रहा है ताकि निंग बिंग का दिल फिर से पिघल जाए और वो भागी भागी वापस अस्पताल पहुंच जाए। अगर मैं लिंग जिहाओ की असली चालाकियां अपनी आंखों से न देख चुका होता, अगर मैंने अस्पताल में कुछ देर पहले लिंग जिहाओ का वो अकड़ू और उकसाने वाला चेहरा अपनी आंखों से न देखा होता, तो शायद सच में उसकी मगरमच्छ वाले आंसुओं पर भरोसा कर बैठता। लेकिन अब उन दोनों के इस महान प्रेम नाटक में एक्स्ट्रा कलाकार बनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बस ठंडे स्वर में हूं कहा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। जब पैकिंग पूरी करके बाहर आया तो देखा निंग बिंग वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसकी पसंदीदा आइसक्रीम आखिरी बाइट में खा ली हो। उसी समय मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
तुम्हारी वाइफ कॉल कर रही है। निंग बिंग ने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। वह मुझे घूरती रही। स्पष्ट था, उसे मेरे मुंह से सफाई चाहिए थी। ये पहली बार था जब मैंने निंग बिंग को इतना बौखलाया हुआ देखा। वह सचमुच अपना धैर्य खो चुकी थी। सच कहूं, 30 साल की उम्र से पहले ही मैं एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। जहां भी जाता लोग मुझे नोटिस करते। कई लड़कियां मेरे पीछे थीं। कुछ तो इतनी दीवानी थीं कि मेरे घर तक आकर प्यार का इजहार कर देती। एक बार तो एक लड़की मेरे हाथ से ऐसे चिपक गई थी जैसे सुपर ग्लू लगाकर आई हो। तब मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। मैं जानना चाहता था, क्या निंगबिंग को जलन होगी? क्या वह गुस्सा करेगी? लेकिन उस समय उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, दरवाज़ा मत रोको, इतना शोर मत करो, मेरी नींद खराब हो रही है। इतना कहकर उसने बिना किसी भावना के दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन हमेशा की तरह ऑफिस चली गई। उसने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा। ऐसे एक तरफा प्यार में मैं पूरे 7 साल तक जीता रहा। और आज जब पहली बार उसके चेहरे पर जलन, बेचैनी और अधिकार जताने वाली भावनाएं दिखीं, तब भी मेरे दिल में जरा सी हलचल नहीं हुई। मैंने शांति से फोन उठाया। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि तभी निंग बिंग का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत घबराकर खड़ी हो गई। तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे अस्पताल जाना है। लो जी, फिर वही पुराना एपिसोड। ये ड्रामा मैं न जाने कितनी बार देख चुका था, लेकिन इस बार मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम था। लिन म्याओ म्याओ तय समय से पहले ही देश लौट आई थी और मुझे उसे एयरपोर्ट से लेने जाना था। मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। पहले तो मुझे लगा कि वह किसी जरूरी वजह से जल्दी लौट आई होगी, लेकिन जैसे ही मिली वह हल्का सा शर्मा गई। फिर एक के बाद एक छोटे छोटे सवाल पूछने लगी। तुमने खाना खा लिया? मुझे लग रहा है तुम पहले से बहुत दुबले हो गए हो। क्या इन दिनों काम बहुत ज्यादा था? अरे, इतनी ठंड है, इतने कम कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जैकेट नहीं लाई थी क्या? मैं उसके साथ धीरे धीरे चलता रहा और हर सवाल का धैर्य से जवाब देता रहा। काफी देर बाद लिन म्याओ म्याओ ने हिचकिचाते हुए पूछा, यान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे पता है, तुम्हारी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे बहुत प्यार करते थे। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। असल में उसका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। पिछले 7 सालों में मेरी पूरी जिंदगी निंग बिंग के इर्द गिर्द घूमती रही थी। मेरी प्रोफाइल फोटो हम दोनों की कपल फोटो थी। ऑफिस की टेबल पर भी उसकी तस्वीर रखी रहती थी। मैं लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। मेरी चुप्पी देखकर लिन म्याओ म्याओ घबरा गई। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर था कि कहीं मैं ये ना कह दूं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में देखते हुए पूरी ईमानदारी से कहा, निंगबिंग अब मेरे अतीत का हिस्सा है। मैं उसे पूरी तरह पीछे छोड़ चुका हूं। तुम चिंता मत करो। जब मैंने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यही है। मैं उसके कारण अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। मेरे हाथों की गर्माहट उसके हाथों तक पहुंची और उसके चेहरे पर ऐसी राहत आई मानो कई सालों से सीने पर रखा भारी पत्थर आखिर उतर गया हो। इतने साल बाद हमारी मुलाकात हुई थी। बातें भी बहुत थीं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो लिन म्याओ म्याओ में था। पहले की लड़ाकू लड़की अब बेहद शांत, नर्म और सलीकेदार हो गई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कई बार मेरी नजरें खुद ब खुद झुक जाती। अगर निंग बिंग बर्फ जैसी ठंडी रानी थी, तो लिन म्याओ म्याओ सुबह की धूप जैसी गर्माहट देने वाली लड़की थी। उसके साथ रहते हुए ना कोई दबाव महसूस होता था, ना किसी बात का डर। बस एक अजीब सी सुकून भरी सहजता थी। हम देर रात तक बातें करते रहे। फिर मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो तय रहा? आज से ठीक एक हफ्ते बाद हम शादी रजिस्टर करवाने चलेंगे? लिन म्याओ म्याओ मुस्कुराई। पक्का। मैंने उसे होटल छोड़ा और फिर घर लौट आया, लेकिन घर पहुंचते ही मैं थोड़ा चौंक गया। निंग बिंग सोफे पर बैठी थी और मेरी तरफ लगातार देख रही थी, जैसे किसी जज ने फैसला सुनाने से पहले अपराधी को घूर रखा हो। वह बोली, मुझे पता है, तुम्हारे फोन में जो तुम्हारी वाइफ वाला नाम है, वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए रखा गया है। तुम बस मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे। शू यान, ऐसी बचकानी हरकतें करना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं थोड़ा हैरान रह गया। निंग बिंग के चेहरे पर जो चिंता थी, वह साफ बता रही थी कि उसके अंदर पहली बार
अधिकार जताने वाली भावना जागी है। लेकिन अफसोस, 7 साल तक प्यार करने के बाद मेरा दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। अब अगर वो थोड़ी सी परवाह भी दिखाए तो भी बहुत देर हो चुकी थी। शायद निंगबिंग को खुद ही अपनी बनाई हुई कहानी पर पूरा भरोसा हो गया था। वह संतुष्ट होकर खड़ी हुई और बिल्कुल सामान्य आवाज में बोली, ठीक है, अब मुझे अस्पताल जाना है। निंगबिंग जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोली, मुझे अभी अस्पताल जाना है। अहो ने परसों हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। देखो कितना बड़ा दिल है उसका। तुम्हें जरूर आना है। बदतमीजी मत करना। बड़ा दिल। मेरे मन में आया कि जोर से हंस पड़ूं। जिस इंसान ने मेरी गर्लफ्रेंड पर पूरा कब्जा जमा रखा हो और अब मुझे ही अपने साथ खाना खिलाने बुला रहा हो, उससे बड़ा दिलवाला तो शायद इतिहास में भी ना मिला हो। मैं मना करने ही वाला था कि निंग बिंग सूप वाला थर्मस उठाकर बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गई, इतनी तेज कि मुझे ना बोलने का मौका भी नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक उसने मेरा जीना हराम कर दिया। दिन में 10 कॉल, 20 मैसेज और हर बात का एक ही विषय, डिनर पर आना मत भूलना। वो बार बार कहती, अहो ने पहले ही सी फूड रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ये हमेशा मुंह क्यों लटका रहता है तुम्हारा? इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हो? आखिर तुम आदमी हो भी या नहीं? फिर आखिरी हथियार निकाला, अगर परसों डिनर पर नहीं आए तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड कहलाने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। मुझे मनाने के लिए उसने भावनात्मक ब्लैकमेल तक शुरू कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह थी, 7 साल तक साथ रहने के बाद भी उसे यह तक याद नहीं था कि मुझे सी फूड से भयंकर एलर्जी है। एक बार गलती से मैंने झींगा खा लिया था। हालत इतनी बिगड़ गई कि सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचना पड़ा। और जब निंग बिंग को खबर मिली तो उसने सिर्फ इतना कहा था, इतने बड़े हो गए, अपना भी ध्यान नहीं रख सकते? कितने निकम्मे हो। उसकी नज़र में जिससे वह प्यार करती थी, उसकी सेवा के लिए वो दिन रात अस्पताल में रह सकती थी, लेकिन जिससे प्यार नहीं करती थी, उसकी तकलीफ का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझती थी। और उन पूरे 7 सालों में वो इंसान मैं था। अरे, मेरी बात सुन भी रहे हो? फोन के दूसरी तरफ निंगबिंग अचानक चिल्लाई। उसे शायद गुस्सा आ गया था कि मैं तुरंत जवाब क्यों नहीं दे रहा। इन दिनों मेरा बदला हुआ व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था, इसलिए उसने अचानक अपना लहजा नरम कर लिया। यान, अस्पताल का सारा मामला खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगी, ठीक है? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में कड़वी सी टीस उठी। अब क्यों, जब मैं आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला कर चुका हूं? तभी उसे मेरी याद क्यों आने लगी? क्या कम था जो अब फिर से मुझे उलझाने चली आई? तभी फोन के दूसरी तरफ लिंग जिहाओ की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बेबी, मुझे सांस लेने में तकलीफ ही हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद निंगबिंग घबरा गई। ऐसा लगा जैसे लिंग जिहाओ उसके ऊपर ही गिर पड़ा हो। अरे, आहो, तुम ठीक हो? जल्दी मुझे पकड़ लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। फिर वह उसी प्यार भरी आवाज में बोली, तुम भी ना एक पल की भी चैन नहीं लेने देते। बस मैं जरा सी नजर हटाऊं और तुम मुझे फिर से परेशान कर देते हो। उसकी आवाज इतनी नरम थी जैसे कोई शरारती बच्चे को प्यार से मना रहा हो। इतना बोलते बोलते वह यह भी भूल गई कि मैं अभी भी फोन पर मौजूद हूं। मैंने उसकी वह मीठी आवाज सुनी और बिना एक शब्द कहे कॉल काट दिया। मन ही मन बोला, तुम दोनों आराम से खाना भी खाओ और मेरा हिस्सा वाला प्यार भी साथ में बांट लेना। वैसे भी मैं उस डिनर पर जाने वाला नहीं था, क्योंकि परसों मेरी और लिन म्याओ म्याओ की सगाई थी। बैंक्वेट हॉल पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, शोर और खुशियों का माहौल था। लिन म्याओ म्याओ ने गहरे लाल रंग का चीनी पारंपरिक परिधान पहन रखा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए मैं भी उसे देखता रह गया। मेरे दोस्त सीटी बजाते हुए बोले, वाह शूयान, जब तूने कहा था कि तेरी सगाई होने वाली है, हमें लगा था तू बस निंग बिंग को जलाने के लिए ड्रामा कर रहा है। सोचा था कोई रिबाउंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ली होगी। लेकिन भाई, नई होने वाली भाभी तो निंग बिंग से भी ज्यादा खूबसूरत है। तेरी तो सच में लॉटरी लग गई। ये सुनकर लिन म्याओ म्याओ थोड़ा हटने लगी। शायद वह मुझे और मेरे दोस्तों को अकेले बात करने का मौका देना चाहती थी। लेकिन मैंने मुस्कुराकर उसका कंधा पकड़ लिया। चारों तरफ से शोर मच गया। अरे वाह, अभी शादी रजिस्टर भी नहीं हुई और जनाब तो पहले से ही पूरे रोमांटिक पति बन गए। फिर एक दोस्त ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन शुयान, क्या तूने सच में निंगबिंग से रिश्ता खत्म कर लिया है? उसे पता है कि तू किसी और से शादी करने वाला है? इतने में बैंक्वेट हॉल का बड़ा दरवाजा अचानक खुला और अंदर आई निंगबिंग। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया।
हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था। अरे बाप रे, अब असली फिल्म शुरू। मेरे एक तरफ मेरी होने वाली मंगेतर खड़ी थी और सामने मेरी पूर्व प्रेमिका। लिन म्याओ म्याओ ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? निंगबिंग ने मुझे घूरते हुए कहा, पहले फोन में नकली वाइफ वाला नाम रखा, अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर नकली सगाई का नाटक कर रहे हो? शू यान, सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर डाली? उसकी आंखों में जरा सा भी शक नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी मैं उससे कितना प्यार करता था। मैं उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। 3 साल पहले निंगबिंग का भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं विदेश में बिजनेस ट्रिप पर था। जैसे ही खबर मिली, मैंने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और पहली फ्लाइट पकड़कर वापस लौट आया। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत किडनी डोनर की जरूरत है, तो मैंने बिना एक सेकंड सोचे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार था। पूरा 1 महीना वह अस्पताल में भर्ती रही और उस पूरे महीने मैंने अपना सारा काम रोक दिया। दिन रात उसके पास बैठा रहा। जब उसने पहली बार आंखें खोली, तो सबसे पहले मुझे देखा। मेरे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल निंगबिंग ने सोचा था, शायद इस दुनिया में मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। वो उस समय सचमुच खुश थी, और शायद इसी वजह से आज भी, जब मैं दूल्हे के कपड़ों में था, मेरे साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, फिर भी निंगबिंग को जरा सा भी यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में किसी और से शादी करने जा रहा हूं। उसे अब भी यही लगा कि मैं बस उसे जलाने के लिए यह पूरा ड्रामा कर रहा हूं। तभी पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, अरे निंगबिंग, तुम्हारा और शुयान का रिश्ता तो इतना मजबूत है, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भला किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? अरे, अभी तो 1 महीने पहले ही तुम्हें प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। मैं बस चाहता था कि निंगबिंग जल्दी से यहां से चली जाए, इसलिए मैंने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुम यहां आखिर आई क्यों हो? निंगबिंग को पूरा यकीन था कि मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, उसे झगड़ा करूंगा, धमकी दूंगा, या कोई ड्रामा करके उसे अपने पास रोक लूंगा। लेकिन मेरे चेहरे की ठंडी और बेपरवाह भावनाएं देखकर वह सचमुच चौंक गई। वह कुछ बोल पाती, उसे पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने बिना देर किए कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। वह घबराकर बोली, यान, अभी इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चलो। उसकी आवाज में इतनी गंभीरता थी कि माहौल अचानक भारी हो गया। ये देखकर लिन म्याओ म्याओ ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह बोली, जाओ, पहले उसके साथ चले जाओ। मैं मना करना चाहता था, लेकिन निंग बिंग ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, लगभग घसीटते हुए कार तक ले गई, मुझे अंदर बैठाया और एक्सीलेटर ऐसे दबाया जैसे सड़क उसकी निजी रेसिंग ट्रैक हो। पूरे रास्ते उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहीं। कार के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि मेरी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। घबराहट में उसने रास्ते भर 7-8 रेड लाइटें तोड़ डालीं। अस्पताल पहुंचते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ते हुए लगभग दौड़ पड़ी। हम दोनों हांफते हुए वीआईपी वार्ड पहुंचे ही थे कि वह जोर से चिल्लाई, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी इस्तेमाल कर लीजिए। उसकी किडनी अहो से पूरी तरह मैच करती है। मेरा बॉयफ्रेंड किडनी दान करने के लिए तैयार है। डॉक्टर, चाहे जितना भी पैसा लगे, मैं देने को तैयार हूं। बस मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी निकालकर अहो को बचा लीजिए। उस पल मुझे आखिर समझ आ गया, आज वह मुझे ढूंढते हुए क्यों आई थी। वह मुझे देखने नहीं आई थी। उसे मेरी याद नहीं आई थी। उसे मेरे प्यार की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ मेरी किडनी चाहिए थी। तभी मुझे 2 महीने पहले की बात याद आई। निंगबिंग जिद करके मुझे पूरा बॉडी चेकअप करवाने ले गई थी, यहां तक कि किडनी मैचिंग टेस्ट भी कराया था। तब मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैंने पूछा भी था, इतनी सारी जांच क्यों? वह हकलाते हुए बोली थी, शादी से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी होता है ना। अब जाकर समझ आया, वह शादी की तैयारी नहीं कर रही थी। वह अपने प्यारे अहो के लिए मेरे शरीर के स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक चेक कर रही थी। मेरी स्वस्थ किडनी उसके लिए बस एक रिप्लेसमेंट पार्ट थी। लेकिन क्या उसने एक बार भी मुझसे पूछा? क्या उसने मेरी राय जाननी चाहिए? क्या उसे याद भी था कि उसका असली बॉयफ्रेंड कौन है? उसी समय डॉक्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर निंगबिंग से पूछा, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? तो फिर वार्ड में जो मिस्टर अहो हैं, वो आपके क्या लगते हैं? आखिर पिछले कई दिनों से निंगबिंग दिन रात लिंग जिहाओ के साथ ही रहती थी। डॉक्टर तो यही समझ बैठे थे कि वही उसका पति है। डॉक्टर की बात सुनते ही
मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। लेकिन निंग बिंग को मेरे चेहरे का रंग उड़ता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ खींचने लगी। क्या कर रहे हो? चलो, जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं, कटाक्ष से भरी थी। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। तभी पहली बार निंग बिंग ने ध्यान से मेरी तरफ देखा। यान, क्या हुआ तुम्हें? उसने मेरे चेहरे पर ऐसा भाव देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ठंडा, इतना अजनबी कि उसके दिल में अचानक अजीब सी घबराहट उठी। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी इंसान ऑपरेशन थिएटर के अंदर था। इसलिए उसने खुद को संभाला और धैर्य से समझाने लगी। यान, डरो मत। सिर्फ एक किडनी ही तो दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो मैं चाहती हूं कि तुम दान करो। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। धीरे से पूछा, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसलिए तुम मुझे अपनी किडनी देने के लिए भेज रही हो? उसकी बातों से साफ था, उसने एक पल के लिए भी मेरी जान, मेरी सेहत या मेरे भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार किसी अजनबी से मिल रहा हूं। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की हरी बत्ती लाल हो गई। डॉक्टर घबराते हुए बाहर भागे। निंगबिंग तुरंत मुझे भूल गई। वह सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर दौड़ पड़ी। सर्जरी के दौरान अचानक हालत बिगड़ गई थी। वह रोते रोते लिंग जिहाओ के पास बैठ गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। डॉक्टर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। और इसी भागदौड़ में उसे यह तक पता नहीं चला कि जिसे वह चलता फिरता किडनी बैंक समझ रही थी, वह इंसान चुपचाप वहां से जा चुका था। उधर लिन म्याओ म्याओ की तरफ सगाई की पार्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया। घर पहुंचते ही मैंने बिना एक पल सोचे हम दोनों की सारी कपल फोटो और हमारी यादों से जुड़ी लगभग हर चीज उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। सिर्फ एक शाम में पूरा घर जैसे 7 साल की यादों से खाली हो गया। लिन म्याओ म्याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, थोड़ी उदासी से बोली, ये सब तुम्हारी यादें हैं, सब कुछ फेंकने की क्या जरूरत है? स्टोर रूम में रख दो, यादगार की तरह रहने दो। जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया है तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं है। उसने बहुत ईमानदारी से यह बात कही, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं रोका। सब कुछ बाहर फेंक दिया। घर पूरी तरह खाली करने के बाद मैंने इस घर से जुड़े सारे कागज अपने असिस्टेंट को दे दिए और कहा, समय मिलते ही इसे बेच देना। मैंने आखिरी बार पूरे घर को देखा। दिल के किसी कोने में हल्की सी कसक अभी भी बाकी थी। ये नदी किनारे वाला शानदार पेंट हाउस कॉलेज के बाद 5 साल तक दिन रात मेहनत करने का नतीजा था। मैंने अपनी नींद, अपनी छुट्टियां, अपना स्वास्थ्य, सब कुछ दांव पर लगाकर पैसे बचाए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन निंग बिंग ने यूं ही कहा था, मुझे नदी का नज़ारा बहुत पसंद है, काश कभी बड़े घर में रह पाती। बस उसकी एक साधारण सी इच्छा सुनकर मैंने खुद को मशीन बना लिया। मैं सोचता था, अगर हमारा अपना घर होगा तो निंग बिंग रोज घर लौटेगी, मुझसे प्यार करेगी, धीरे धीरे मुझ पर निर्भर हो जाएगी और फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन आज तक मेरे सारे सपने सिर्फ सपने ही बने रहे। मैंने मूविंग कंपनी को फोन किया और जब उन्होंने घर का सारा फर्नीचर ट्रक पर लाद दिया, जब मूविंग कंपनी वाले सारा फर्नीचर ट्रक में लाद चुके, तो मैं आखिरी सूटकेस लेने वापस घर के अंदर गया। तभी निंग बिंग भी लौट आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हैरानी से बोली, क्या बात है, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो या पूरा शहर ही शिफ्ट कर रहे हो? मैं कुछ पल के लिए रुक गया। आज अस्पताल में उसने किडनी दान की जो बात कही थी, उसका मैंने न तो विरोध किया था और न ही हामी भरी थी। निंग बिंग ने इसे अपनी जीत समझ लिया। वह बोली, तो सोच लिया ना, बिजनेस ट्रिप पर तो बाद में भी जा सकते हो, पहले किडनी डोनेट कर दो, कुछ ही दिनों की बात है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं मान चुका हूं। वह खुश होकर सीधे रसोई में चली गई। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से मैंने उसे कभी रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया। ज्यादातर खाना मैं ही बनाता था। वह तो बस कभी कभार, जब उसे मुझ पर थोड़ा सा अपराध बोध होता या मूड बहुत अच्छा होता, तभी खाना बनाने का विशेष कार्यक्रम करती थी। आज वह खुद से खाना बना रही थी। क्या यह मेरी किडनी के बदले मिलने वाला थैंक यू पैकेज था? रसोई में जाते जाते वह धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। मैं मन ही मन हंसा। वाह, मेरी किडनी की खुशी में मैडम का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो गया। खाना खत्म होने के बाद अचानक निंगबिंग पीछे से आई
और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं थोड़ा चौंक गया। उसे इस तरह पहल करते हुए बहुत समय हो गया था। पहले जब भी मैं उसके करीब जाना चाहता तो पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, और अनुमति मिलने के बाद भी कभी बैग, कभी गिफ्ट, कभी कोई महंगा सरप्राइज, तभी जाकर थोड़ा सा प्यार ईएमआई पर मिलता था। लेकिन इस बार उसके हाथ धीरे धीरे मेरे सीने पर घूमने लगे। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? निंगबिंग धीमे से बोली, यान, मुझे पता है कि किडनी दान करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कसम खाती हूं, तुम्हारी सेहत पर चाहे जैसा असर पड़े, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर उसने मुझे सोफे पर बैठा दिया। शायद उसे लगा था कि मैं भी पहले की तरह पिघल जाऊंगा, लेकिन उसने देखा, मेरी आंखों में जरा सी भी चाहत नहीं थी, बस एक शांत, ठंडी दूरी थी। मैंने धीरे से कहा, अपने कपड़े ठीक कर लो, मुझे बाद में कुछ काम है। निंग बिंग ने मेरे लाल हुए कान देखे और मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा, ये मुझे मना नहीं कर रहा, बस शर्मा रहा है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है, फिलहाल मैं अहो के साथ ही रहूंगी। इतना कहते हुए वह मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी। पहले जैसे ही वह लिंग जिहाओ का नाम लेती, मैं तुरंत नाराज हो जाता, झगड़ा करता, चेहरा उतर जाता। लेकिन आज मेरे चेहरे पर कोई बदलाव ही नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आखिर क्या बदल गया, ये वह समझ नहीं पा रही थी। मैंने बिना किसी भावना के उसकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा। इतना कहकर मैं उठने लगा। निंगबिंग का दिल अचानक घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई चीज धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या। उसने बिना सोचे पीछे से मुझे फिर पकड़ लिया। धीरे से बोली, मत जाओ, तुम जानते हो ना, आओ मेरा बचपन का दोस्त है। पहले उसके माँ बाप हादसे में चले गए, फिर उसकी सेहत भी बिगड़ती चली गई। एक दोस्त होने के नाते मैं सच में उसके लिए बहुत परेशान हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शायद वह ज्यादा दिन तक जीवित भी ना रहे। बस कुछ समय मुझे उसके साथ रहने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया, उसके हाथ अपने कमर से हटाए और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे पता था, शायद ये आखिरी बार है जब मैं इस घर से बाहर जा रहा हूं। हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा था। जहां तक निंग बिंग की बात है, मैंने कभी उसके साथ बेईमानी नहीं की। मैंने पूरे दिल से प्यार किया। मेरी अंतरात्मा पूरी तरह साफ थी। अब वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। बाहर अचानक तेज बर्फ गिरने लगी। पूरा आसमान सफेद चादर से ढक गया। निंग बिंग दरवाजे पर खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही। उसे अचानक कई साल पुराना वही बर्फ वाला दिन याद आ गया, जब मैंने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। तब भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन आज उसी सफेद बर्फ के बीच उसे सिर्फ मेरी दूर जाती हुई पीठ दिखाई दे रही थी। वह घबराकर बोली, यान, रुको, मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आती हूं। वह भागती हुई ऊपर गई। अलमारी, स्टोर रूम, हर जगह छाता ढूंढने लगी। लेकिन घर की सफाई तो हमेशा मैं ही करता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि छाता रखा कहाँ है। जब बड़ी मुश्किल से उसे एक छाता मिला और वह दौड़कर बाहर आई, तब तक मैं सफेद बर्फ में कहीं गुम हो चुका था। उस पल उसके दिल में अचानक एक अजीब सी खालीपन की लहर दौड़ गई। असल में वह मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि मैं कब वापस आऊंगा, ताकि लौटने पर वह अपने हाथों से मेरे लिए अच्छा सा खाना बना सके। फिर उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है। जब यान बिजनेस ट्रिप से लौट आएगा, तब मैं इस रिश्ते की सारी कमियां पूरी कर दूंगी। उधर रात के अंधेरे में मैंने कार स्टार्ट की। रियर व्यू मिरर में देखा, निंग बिंग दरवाजा खोलकर बाहर झांक रही थी, लेकिन उसने मेरी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अगर वह सिर्फ दिखावे के लिए ही सही 2 कदम मेरे पीछे चल देती, तो शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता। सच कहूं, मेरे दिल में अब भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मैं चाहता था कि ये 7 साल का रिश्ता पूरी तरह एकतरफा ना निकले, कि मेरा प्यार सिर्फ एक अधूरा सपना ना हो। लेकिन आखिर में निंगबिंग ने फिर मुझे निराश ही किया। मैंने उस घर की तरफ आखिरी बार देखा जहां 5 साल तक रहा था। यहीं हमारी हंसी थी, यहीं हमारे झगड़े थे, यहीं कुछ मीठी यादें थीं, और ज्यादातर बस साधारण सी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन
जैसे ही मैंने देखा कि निंग बिंग ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, मेरे दिल का सारा दर्द, सारी कसक और सारी उदासी धीरे धीरे एक गहरे सुकून में बदल गई। मैं सचमुच उसे पूरी तरह छोड़ चुका था। सब सामान शिफ्ट हो गया। घर बेचने के कागजों पर भी मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कई दिनों बाद मैंने पहली बार खुलकर राहत की सांस ली। मैं फोन पर अभी भी ऑफिस का थोड़ा बहुत काम देख रहा था, तभी अचानक एक हल्की सी खुशबू मेरे पास आकर ठहर गई और एक मधुर आवाज सुनाई दी, वेलकम सीओ शू, सीटीए में आपका स्वागत है। इंस्पेक्शन टीम की तरफ से आपका जोरदार स्वागत है। आइए आइए। सीओ साहब, आपका भव्य स्वागत है। फूलों के बड़े से गुलदस्ते के पीछे से अचानक लिनमो उछलकर सामने आई। उसने शरारती अंदाज में आंख मारी और मुस्कुराते हुए मुझे देखा। बचपन वाली भोली भाली लड़की अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी हरकतें अब भी उतनी ही चंचल थीं, लेकिन उसके पहनावे में एक सलीकेदार, शालीन और बेहद खूबसूरत युवती की झलक साफ दिखाई देती थी। मैं कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। आंखों में साफ साफ हैरानी थी। सोचने वाली बात तो यह थी कि कुछ ही दिनों में हम पति पत्नी बनने वाले थे। फिर भी उसे देखकर मेरे कान लाल हो गए। मैंने झेंपते हुए तुरंत नजरें फेर लीं। लिनमो खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ? अब जाकर एहसास हुआ कि मैं इतनी सुंदर हूं? जरा देर नहीं हो गई? शादी के बाद तो एक ही बिस्तर पर सोना है। अगर अभी से शर्मा रहे हो तो आगे क्या करोगे? मेरी सलाह मानो, सच्चाई स्वीकार कर लो और जल्दी जल्दी मेरी आदत डाल लो। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी यह शैतानी आदत जरा भी नहीं बदली। वह तुरंत बोली, पहले जैसी रहना बुरी बात है क्या? आजकल इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। नौकरियां बदल रही हैं, बिजनेस बदल रहे हैं, लोगों का दिल भी मिनट मिनट में अपडेट हो जाता है, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बीच की भावनाएं कभी ना बदलें। हम वैसे ही रहें जैसे पहले थे। इतना कहते हुए उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरों में कोई मजाक नहीं था। वह इस रिश्ते को, इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी। उस पल मैं सीधा 10 साल पीछे पहुंच गया, जब हम दोनों 18 साल के थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में दिन रात लगे रहते थे। लिनमो तो बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, फिर भी उसकी चंचल मुस्कान और प्राकृतिक सुंदरता ऐसी थी कि पूरे स्कूल की लड़कियां भी कहती थीं, भाई, इस लेवल की सुंदरता तो भगवान ने लिमिटेड एडिशन में बनाई है। वह स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। न जाने कितने लड़के उसे प्रपोज करते थे, लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर एक ही जवाब देती, अरे भाई, पहले पढ़ाई कर लो, प्यार व्यार बाद में कर लेना। उसी समय मैंने भी उसके लिए एक प्रेम पत्र लिखा था।